हेलो वॉचर्स, स्वागत है आपका चैनल पर। आखिरकार टूम रेडर किंग का एपिसोड 1 आ गया है। मैंने इस एनिमे के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग इसे सोलो लेवलिंग जैसा बताते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी कहानी अच्छी होगी और एनिमेशन बढ़िया होगा तो मैं इसे भी जरूर देखूंगा। अगर आप आगे के एपिसोड समय पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। भाई, रात के 12 बजे उठकर वीडियो बना रहा हूँ और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है। अब बिना समय गंवाए चलते हैं एपिसोड की कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक डंजन जैसे इलाके से होती है। वहां चारों तरफ कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। पूरा माहौल बहुत डरावना और बर्बाद दिखाई देता है। तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक सॉर्ड होती है, लेकिन वो आधी टूट चुकी होती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है जो स्नेक और ड्रैगन जैसा दिखता है। अचानक वो मॉन्स्टर उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी अपनी पूरी ताकत से सॉर्ड चलाकर लगातार कई अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी वार मॉन्स्टर पर असर नहीं करता। मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा करता रहता है। मौका देखकर वो आदमी पूरी ताकत से सॉर्ड का एक जबरदस्त वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन एक ही झटके में उसे हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी सॉर्ड उठाकर लड़ने की कोशिश करता है। वो गुस्से में ड्रैगन से कहता है, अब बस, बहुत हो गया, अब तेरा अंत कर देता हूं। इतना कहकर वो अपनी सॉर्ड सीधे उस स्नेक मॉन्स्टर के शरीर में घुसा देता है। सॉर्ड के अंदर बिजली चमक रही होती है, लेकिन अगले ही पल सॉर्ड बीच से टूट जाती है। मॉन्स्टर तुरंत हमला करता है और उस आदमी का एक पैर खा जाता है। फिर भी वो आदमी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है और मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो स्नेक मॉन्स्टर उसकी लगभग आधी बॉडी खा चुका होता है। वो आदमी दर्द से तड़प रहा होता है और निराश होकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? टाई जून क्वान। इतना कहते ही एनिमे का ओपनिंग शुरू हो जाता है। मुझे इसकी ओपनिंग एनिमेशन बहुत खास नहीं लगी, लेकिन ठीक ठाक थी। इसका माहौल थोड़ा डार्क है। सोलो लेवलिंग की एनिमेशन थोड़ी ब्राइट थी, जबकि यहाँ डार्क थीम देखने को मिलती है। लेकिन ओपनिंग सॉन्ग काफी अच्छा है, इसलिए आप उसे जरूर सुनना। ओपनिंग खत्म होने के बाद कहानी दोबारा शुरू होती है। अब हमें पता चलता है कि यही आदमी इस कहानी का मैं कैरेक्टर है, जिसका नाम सेओजू हियोन है। इस समय सेओजू हियोन एक ऑफिस में बैठा होता है। उसके सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा होता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, ये मिशन किसी भी कीमत पर सफल होना चाहिए। अगर तुम इसे पूरा कर देते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान समय में आ जाती है। चारों तरफ लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं। सेओजू हियोन भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसके सामने वही भयानक स्नेक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो अब उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी सेओजू हियोन मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। इतना कहते ही मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक पूरी दुनिया जैसे रुक जाती है। समय ठहर जाता है। मॉन्स्टर बीच में ही रुक जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, सेओजू हियोन, उम्र 38 साल, लगता है आज तुम्हारी मौत तय है। अब हमें समझ आता है कि यह आवाज उसी के बारे में बात कर रही है। वह सचमुच 38 साल का है और उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी एक दूसरी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ सब कुछ पूरी तरह रुक चुका होता है। ये देखकर सेओजू हियोन हैरान हो जाता है। फिर वो उस आवाज से कहता है, ये पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसी आवाज सुनी है। अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे यहाँ से बचाओ, इस स्नेक को मुझसे दूर करो। तब वो रहस्यमयी आवाज जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच सकते हो? पहले खुद को देखो, तुम्हारा शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब सेओजू हियोन नीचे देखता है। उसके दोनों पैर पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं। उसके शरीर का नीचे वाला हिस्सा लगभग खत्म हो चुका होता है। आवाज फिर कहती है, मान लो कि मैं तुम्हें स्नेक से बचा भी दूं, तो क्या तुम अपने पैरों पर चल पाओगे? या फिर रेंग कर यहाँ से निकलने का इरादा है? वैसे भी तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये तुम्हारा अंत है। तुम एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो, लेकिन तुमने गलत एरा में जन्म लिया और अब मरने वाले हो। सबसे दुख की बात यह है कि मरते समय भी तुम अपनी असली ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर सेओजू हियोन गुस्से में जवाब देता है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ बातें करना आसान है। मैंने ये जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं टाई जून क्वान को जरूर मारूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो रहस्यमयी आवाज कुछ देर शांत रहती है। फिर कहती है, ठीक है, वैसे भी इतना बड़ा टैलेंट यूं ही मर जाए ये सही नहीं होगा। अचानक पूरे आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। उसी रोशनी के बीच एक क्रो दिखाई देता है। वो क्रो कहता है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जाओ असल किंग का थ्रोन हासिल करो। अगर तुम उसे लेने के काबिल हो तो उसे अपना बना लो। इतना कहते ही क्रो के शरीर से एक रहस्यमयी शक्ति निकलती है। वो शक्ति सीधे सेओजू हियोन के शरीर में प्रवेश करती है। अगले ही पल उसके दोनों पैर दोबारा बन जाते हैं। उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। अचानक पूरा दृश्य बदल जाता है। सेओजू हियोन खुद को किसी दूसरी जगह खड़ा हुआ पाता है। वो अभी भी सोच रहा होता है, मुझे किसी किंग का थ्रोन लेना है। एक क्रो ने मेरी जान बचाई। क्या वो हीरो ग्रेड का रेलिक था या फिर शायद गॉड ग्रेड का? इतना सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे एहसास होता है उसके दोनों पैर सचमुच वापस आ चुके हैं। वो पूरी तरह जिंदा है। आसपास का माहौल भी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद सेओजू हियोन ध्यान से अपने आसपास देखने लगता है। उसे लगता है कि ये जगह किसी पुलिस स्टेशन जैसी है। आसपास मौजूद पुलिस वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। वे सोच रहे होते हैं, ये आदमी आखिर लगातार अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है। पास में खड़ी एक महिला भी उसे घूरते हुए कहती है, इस आदमी को क्या हो गया है? इसका दिमाग तो ठीक है ना? उसी समय सामने बैठा इंस्पेक्टर ऊंची आवाज में कहता
कहता है, मैं कब से तुमसे पूछताछ कर रहा हूँ, पहले अपना नाम बताओ, इतनी देर से चुप क्यों बैठे हो। लेकिन सेओजू हियोन उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। वो अभी भी उसी क्रो और अभी अभी हुई घटना के बारे में सोच रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, ये सब आखिर था क्या वो क्रो सिर्फ एक सपना था या फिर मुझे कोई हेलुसिनेशन हुआ था। लेकिन जितना वो सोचता है उतना ही उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच था। उसे हर छोटी बड़ी बात साफ साफ याद थी। इधर इंस्पेक्टर बार बार उसका नाम पूछता रहता है। उसी समय पास खड़ा दूसरा इंस्पेक्टर अपने साथी से कहता है, यार आज तो न्यू ईयर का दिन है, फिर भी हमें ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब तो साल 2025 शुरू हो चुका है। जैसे ही सेओजू हियोन ये बात सुनता है वो एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत दीवार पर टंगी तारीख देखता है। वो सचमुच 2025 ही था। वो हैरानी से सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो 15 साल पीछे आ गया हूँ। क्या मैं सच में टाइम में वापस आ गया हूँ? क्या मुझे दूसरा मौका मिल गया है? तभी उसे क्रो की कही हुई बातें याद आती हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अब उसे यकीन होने लगता है कि ये सब सच था। इसी बीच वो महिला फिर से गुस्से में बोलना शुरू कर देती है, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, ये पुलिस वाले भी तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सेओजू हियोन पहली बार उस महिला को ध्यान से देखता है। उसे वो चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। फिर उसकी नजर उसके बगल में बैठे एक लड़के पर जाती है। वो लड़का मुस्कुराकर उसे देख रहा होता है। उसी पल सेओजू हियोन को सब याद आ जाता है। वो सोचता है, अरे ये वही लड़का है। 15 साल पहले इसने मुझसे लड़ाई शुरू की थी और मैंने इसे अच्छी तरह पीटा था। अब वर्तमान की घटना समझ में आने लगती है। महिला गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है। मेरा बेटा अभी सिर्फ 3rd ईयर में पढ़ता है। उसका भविष्य बर्बाद मत करो। ये सुनते ही सेओजू हियोन को 15 साल पुरानी घटना पूरी तरह याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उस समय वो बहुत गरीब था। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उस महिला ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके उससे जबरदस्ती एक सेटलमेंट करवाया था। उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी। उस दिन उसने बहुत बड़ी बेइज्जती झेली थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। महिला अभी भी लगातार चिल्ला रही थी, मैं तुमसे बात कर रही हूं, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? इतना कहकर वो गुस्से में सेओजू हियोन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन इस बार जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ता है, सेओजू हियोन बिजली जैसी तेज गति से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। खुद सेओजू हियोन भी अपनी स्पीड देखकर चौंक जाता है। वो महिला की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, सुनो, लड़ाई तुम्हारे बेटे ने शुरू की थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो? वैसे भी अमीर लोग हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और तुम अभी वही साबित कर रही हो। इतना सुनते ही वो लड़का गुस्से से उठ खड़ा होता है। वो दौड़कर सेओजू हियोन पर हमला करने आता है। लेकिन सेओजू हियोन आराम से उसका अटैक रोक देता है। फिर एक ही पल में उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। धड़ाम। लड़का दर्द से चीख उठता है। सेओजू हियोन खुद भी हैरान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और फुर्तीला हो गया है। तभी उसे याद आता है, पिछले 15 सालों में उसने जितनी भी कॉम्बैट स्किल्स सीखी थी वे सभी अभी भी उसके दिमाग में पूरी तरह मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वे सेओजू हियोन को पकड़कर पुलिस सेल में बंद कर देते हैं। वो महिला अभी भी लगातार चिल्ला रही होती है, इसने मेरे बेटे को मारा, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सेओजू हियोन अब उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो सेल के अंदर बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। वो मन ही मन कहता है, अगर इस दुनिया में एक बार फिर रेलिक दिखाई देने शुरू हो गए तो ये सारे कानून और नियम किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर वो अपने पिछले जीवन की बातें याद करने लगता है। उसे याद आता है कि 2025 में पूरी दुनिया को हिला देने वाला एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस भूकंप के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमयी टोम्स दिखाई देने लगे थे। इन टोम्स के अंदर कई प्राचीन रेलिक्स, पुराने ग्रंथ और लेजेंड से जुड़ी चीजें छिपी हुई थीं। इतना ही नहीं, उनके अंदर कई मशहूर फिक्शनल स्टोरीज से जुड़ी वस्तुएं भी मौजूद थीं। उस समय एक अजीब सिद्धांत पूरी दुनिया में फैल गया था। लोग कहते थे कि अगर किसी कहानी को कई सालों तक लोग याद रखते हैं तो धीरे धीरे उस कहानी में अपने आप एक रहस्यमयी शक्ति पैदा होने लगती है और वही शक्ति उन रेलिक्स के अंदर बस जाती है। जो भी लोग उन रेलिक्स को हासिल करते थे उन्हें अलग अलग तरह की विशेष एबिलिटीज मिल जाती थी। यही वजह थी कि पूरी दुनिया के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इन टूम्स की खोज में निकल पड़े। हर कोई चाहता था कि उसे भी कोई शक्तिशाली रेलिक मिल जाए। सेओजू हियोन भी उन्हीं लोगों में से एक था। एक आर्कियोलॉजी रिसर्च के दौरान उसे भी एक खास रेलिक मिला था। उस समय उसे लगा था कि उसकी किस्मत बदल गई है। उसे एक रेलिक की वजह से उसे टूम्स और रेलिक्स के बारे में बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान मिल गया था। उसे विश्वास हो गया था कि अब वो अपनी बदहाल जिंदगी बदल देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन सामने आई। उसका नाम था TKBM। इस कॉर्पोरेशन ने लगभग सभी महत्वपूर्ण टूम्स पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इन टूम्स में सिर्फ उनके लोग ही जा सकते हैं। अगर कोई विरोध करता तो उसे जबरदस्ती रोक दिया जाता था। यहीं से दुनिया बदलनी शुरू हुई। टाई जून क्वान, जो TKBM का चेयरमैन था, धीरे धीरे पूरे रेलिक मार्केट पर उसकी मोनोपोली हो गई। बाकी लोग चाहकर भी उन रेलिक्स तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन टाई जून क्वान अपने लोगों के जरिए सारे कीमती रेलिक्स अपने लिए हासिल कर लेता था। इसी दौरान सेओजू हियोन की खास एक्सकवेशन एबिलिटी पर TKBM की नजर पड़ी। उन्होंने उसे अपनी कॉर्पोरेशन में काम करने का मौका दिया, लेकिन असलियत में उसे सिर्फ गंदे काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। उससे स्मगलिंग करवाई जाती थी।
थेफ्ट करवाया जाता था, स्पाई मिशंस करवाए जाते थे और सबसे खतरनाक टोम रेडिंग भी उसी से करवाई जाती थी। सेओ जू हियोन उन टोम्स में घुसता था जिन्हें गवर्नमेंट पूरी सुरक्षा के साथ गार्ड करती थी। वो वहां से कीमती रेलिक्स चुराकर बाहर ले आता था। असल में ये पूरी तरह स्मगलिंग ही थी। उसकी वजह से चेयरमैन टाई जून कॉन करोड़ों का फायदा कमाता रहा, लेकिन दुनिया के लोग सेओ जू हियोन से नफरत करते थे। सबको लगता था कि वो सिर्फ चेयरमैन का वफादार कुत्ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गालियां देते थे, कहते थे अगर चेयरमैन टाई जून कॉन न होता तो सेओ जू हियोन कुछ भी नहीं होता। लेकिन सेओ जू हियोन ये सब जानबूझकर सहता रहा। उसने हर अपमान, हर बेइज्जती और हर दर्द को चुपचाप सहा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। एक दिन वो इतना ताकतवर बनेगा कि अपनी किस्मत खुद बदल देगा। लेकिन आखिर में उसे सिर्फ धोखा मिला। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। सेओ जू हियोन सेल के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। वो सोचता है कम से कम मेरी सारी कॉम्बैट स्किल्स अभी भी मेरे पास हैं। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे भविष्य बदलना है तो मुझे अभी से पूरी तैयारी करनी होगी। मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वो यही सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने हवा में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हो जाती है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है टॉम रेडर सेओ जू हियोन। ये देखकर सेओ जू हियोन एकदम चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है ये क्या है? ये स्क्रीन हवा में कैसे तैर रही है? उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई देता है, एक बेहद अनाड़ी चोर जो सही तरीके से फावड़ा शॉवल तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पढ़ते ही सेओ जू हियोन का माथा गर्म हो जाता है। वो गुस्से में चारों तरफ देखने लगता है और जोर से चिल्लाता है अरे क्रो, कहां छिपा हुआ है तू? बाहर आ! क्या तू कहीं बैठकर मेरा मजाक उड़ा रहा है? लेकिन उसे कहीं कोई क्रो दिखाई नहीं देता। उसी समय उसके सामने एक नई स्क्रीन खुलती है। उस पर लिखा होता है टॉम रेडर बेसिक स्किल, स्किल स्पाई, रैंक F, एबिलिटी 1 मीटर के रेडियस के अंदर मौजूद हर चीज को डिटेक्ट कर सकता है। ये पढ़कर सेओ जू हियोन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है क्या मेरी जिंदगी अब किसी गेम जैसी बन गई है? तभी उसके सामने एक और क्वेस्ट दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है बाकी 3 हिडन स्किल्स को भी अनलॉक करो। चारों हिडन स्किल्स को अवेकन करके ही तुम एक कंप्लीट टूम रेडर बन सकते हो। इसी बीच बाहर से एक इंस्पेक्टर आता है। वो गुस्से में कहता है इतना चिल्लाना बंद करो, शांति से बैठो। तभी सेओ जू हियोन को एक बात समझ में आती है। वो सोचता है लगता है इन स्क्रीन्स को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी नई स्किल को परखने लगता है। स्क्रीन पर लिखा था कि स्पाई स्किल की मदद से वो 1 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद हर चीज साफ साफ देख सकता है। वो ध्यान से अपने आसपास देखने लगता है। सचमुच 1 मीटर के अंदर मौजूद हर छोटी बड़ी चीज उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर उसे अचानक याद आता है यही एबिलिटी मुझे उस आर्कियोलॉजी रिसर्च के दौरान मिले रेलिक से मिली थी। रेलिक तो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी मेरे शरीर में मौजूद है। अब वो अपनी स्टेटस विंडो को ध्यान से देखने लगता है। वो सोचता है अगर ये सिर्फ पहली स्किल है और लिखा है 1 अप्रैल, तो इसका मतलब अभी 3 और स्किल्स बाकी हैं। अगर मैं शुरुआत से ही उन्हें हासिल कर लूं तो इस बार मैं अपना भविष्य पूरी तरह बदल सकता हूं। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आता है। वो सोचता है आखिर उस क्रो का असली मकसद क्या है? कोई भी रेलिक बिना किसी वजह के इंसानों की मदद नहीं करता, फिर उसने मुझे दूसरा मौका क्यों दिया? इसी दौरान एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सेओ जू हियोन को सेल से बाहर निकलवा देता है। बाहर आते ही वो आदमी मुस्कुराकर कहता है यार तुम्हारी किस्मत ही खराब है। जिस हाई स्कूल के लड़के से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, असल में गलती उसी की थी। उसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुम्हें पकड़ लिया गया। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस आदमी का नाम जॉन बियोम था। दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें करने लगते हैं। सेओ जू हियोन मन ही मन सोचता है जॉन बियोम ये एक डिटेक्टिव है। मेरे पिछले जीवन में जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब भी यही इंसान मुझे ढूंढने आया था और अभी ये भी पहले जैसा ही जवान दिखाई दे रहा है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद सेओ जू हियोन और जॉन बियोम साथ साथ चलने लगते हैं। चलते चलते सेओ जू हियोन अचानक जॉन बियोम से पूछता है क्या हाल ही में तुम्हें कोई अजीब घटना देखने को मिली है? जैसे किसी के पास अचानक सुपर पावर आ गई हो, या कोई इंसान किसी रहस्यमयी शक्ति के कब्जे में आ गया हो, या फिर कोई और अजीब घटना? ये सुनकर जॉन बियोम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हंसते हुए कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर इस दुनिया में किसी के पास सुपर पावर है तो वो मेरी वाइफ है। पता नहीं उसे मेरे सारे सीक्रेट्स पहले से कैसे पता चल जाते हैं। उसकी बात सुनकर सेओ जू हियोन हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बहुत जरूरी बात समझ चुका होता है। वो सोचता है मतलब अभी तक रेलिक यूजर्स इस दुनिया में सामने नहीं आए हैं, इसका मतलब मेरे पास अभी भी समय है। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। अब सेओ जू हियोन अकेले चलते हुए सोचता है टॉम्स तो इस दुनिया में दिखाई दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी रेलिक यूजर का जन्म नहीं हुआ, यानी इस बार मेरे पास सब कुछ बदलने का मौका है। लेकिन अगले ही पल उसे एक बड़ी समस्या याद आती है। मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसे याद आता है कि शुरुआती और सबसे कीमती रेलिक्स अमेरिका और यूरोप में मिलने वाले हैं। अगर उसे समय रहते वहां पहुंचना है तो प्लेन टिकट और बाकी तैयारियों के लिए काफी पैसे चाहिए होंगे। वो इसी बारे में सोचता हुआ एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। तभी उसके सामने 4 गुंडे आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है अरे तू यहाँ घूम क्या रहा है?
तुझे तो अभी काम पर होना चाहिए था। लेकिन इस बार सेओजू हियोन बिल्कुल नहीं डरता। वो मुस्कुराकर कहता है, वाह, मेरा कैश खुद चलकर मेरे पास आ गया। इसके बाद सेओजू हियोन उन्हें पहचान लेता है। वो सोचता है सामने खड़ा आदमी ग्योंग पार्क है। ये एक मॉबस्टर है, साथ ही एक आर्ट ब्रोकर भी है। ये अपनी छोटी बहन किंग जो पार्क के साथ एक छोटी आर्ट गैलरी चलाता है। उसे अपना पुराना समय याद आता है। जब वो स्कूल में पढ़ता था तब पैसों की कमी की वजह से उसने ग्योंग पार्क के लिए पार्ट टाइम काम किया था। लेकिन उस समय उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे हर दिन गालियां पड़ती थीं, मार भी खानी पड़ती थी और मेहनत के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे। तभी उन गुंडों में से एक आदमी आगे बढ़ता है। वो सेओजू हियोन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। सेओजू हियोन आराम से उसका अटैक बचा लेता है, फिर एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी गुंडे ये देखकर चौंक जाते हैं। सेओजू हियोन शांत आवाज में कहता है, जाकर अपने बॉस से कहना मैं आज से जॉब छोड़ रहा हूं और मेरे जितने भी पैसे बकाया हैं वो पूरे के पूरे वापस कर दे। उसकी बात सुनकर सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चारों एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन सेओजू हियोन अपनी 15 साल की मेहनत से सीखी हुई कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करता है। कुछ ही सेकंड में वो एक एक करके सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। चारों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सभी गुंडे हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं ये पहले इतना ताकतवर कब से हो गया। लेकिन सेओजू हियोन जानता था कि ये सब उसकी 15 साल की मेहनत का नतीजा है। हालांकि लड़ाई के दौरान उसे एक बात महसूस होती है, उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो समझ जाता है कि उसका शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। तभी उन गुंडों का बॉस गुस्से में अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है। लेकिन जैसे ही सेओजू हियोन उस नाइफ को देखता है वो एकदम चौंक जाता है। वो मन ही मन कहता है ये कोई साधारण नाइफ नहीं है, ये तो एक रेलिक है। लेकिन इतना कीमती रेलिक इस जैसे छोटे गुंडे के पास कैसे आ गया। फिर वो मुस्कुराने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि भविष्य उसकी यादों से थोड़ा अलग है। कुछ रेलिक्स शायद टोम से बाहर निकलकर पहले ही इंसानों के बीच पहुंच चुके हैं। वो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, अब ये रेलिक मेरा होगा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। इसी दमदार सीन के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिरी सीन देखकर साफ पता चलता है कि अब सेओजू हियोन अपना दूसरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। इस बार उसे भविष्य की हर बड़ी घटना पहले से पता है। उसे मालूम है कि कौन उसका दुश्मन बनेगा, कौन उसे धोखा देगा, कौन सा रेलिक कब और कहां मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार वो टाई जून क्वान से अपना बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगा। अब उसके पास केवल भविष्य की जानकारी ही नहीं है, बल्कि उसकी 15 साल की कॉम्बैट स्किल्स और रहस्यमयी सिस्टम भी उसके साथ हैं। यानी अब शुरू होगी एक ऐसी जबरदस्त टूम रेडर की यात्रा जहां सेओजू हियोन एक एक करके दुनिया के सबसे ताकतवर रेलिक्स अपने कब्जे में लेने वाला है। और जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे अब वही लोग उससे डरने वाले हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप टूम रेडर किंग के आने वाले सभी एपिसोड्स की आसान हिंदी में पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको टूम रेडर किंग का पहला एपिसोड कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि सेओजू हियोन इस बार अपना बदला लेने में सफल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एपिसोड 2 की पूरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।